मूक भाषा में एक दूसरे से सलाह की और एक दूसरे को कनखियों से यानी तिरछी नजर से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया यानी जब सो गए सब, तब दोनों ने जोर मारकर पगे तोड़ डाले रात को और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, उनके गले में जो रस्सियां बांधी गई थी वे बहुत मजबूत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जोर लगा के तोड़ दिया और अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता है। दोनों में इस समय डबल पावर यानी दुगनी शक्ति आ गई थी, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह वहां से भागना था। एक एक झटके में ही उन्होंने रस्सियों को तोड़ दिया था। झूरी जब सुबह सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, जो गले में जो फुंदेदार उनके रस्सी डाली जाती है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। विद्रोह इस बात का कि वे जहां पर भेजे गए थे वहां से भाग कर आ गए हैं, और स्नेह झूरी के प्रति स्नेह। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। प्रेम आलिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत किया। और इतिहास में, गांव के इतिहास में ये अभूतपूर्व तो नहीं लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना थी। और बच्चों ने मिलकर बाल सभा में यह निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को पुरस्कृत किया जाएगा, अभिनंदन पत्र दिया जाएगा। और वह किस तरह से? कोई कागज पत्री लेकर नहीं, बल्कि किसी ने अपने घर से रोटियां लाकर उन्हें खिलाई, किसी ने गुड़ खिलाया, किसी ने चोकर दी, किसी ने भूसी दी। तो इस तरह से बैलों को सम्मानित किया गया बच्चों द्वारा। एक बच्चे ने कहा कि ऐसे बैल तो किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने कहा हाँ हाँ, इतनी दूर से देखो अकेले चले आए हैं। तीसरा बोला अरे बैल नहीं, ये तो उस जन्म के आदमी हैं, यानी जरूर इनका कोई पुनर्जन्म का रिश्ता होगा जो इस तरह से रात रात में अकेले चले आए। अब उसकी बात काटने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सभी इस बात से सहमत थे कि ये अभूतपूर्व बैल हैं, ये कुछ अलग ही तरह के बैल हैं। और इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है बैलों और किसान के बीच में, वो वाकई बहुत अलग है। झूरी की पत्नी ने जब बैलों को दरवाजे पे देखा तो वह जल उठी। उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने तो अपने मायके भेजे थे, उसका भाई लेके गया था। कहती है कैसे नमक हराम बैल हैं, एक ही दिन वहां काम ना किया और भाग खड़े हुए, यानी वहां से काम चोरी करके भाग आए हैं। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम उन्होंने उसको खाने के लिए उसके नमक हलाली नहीं की और वहां से बिना काम किए भाग आए। तो झूरी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते, मतलब उसे खाना पीना ठीक से नहीं दिया होगा बैलों को। स्त्री ने रोब से कहा अरे बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला के रखते हैं। अपने मायके की बात इस तरह से सुन के, अपने मायके की कमी सुनकर वो चुप थोड़ी वो बैठती। झूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते, झूरी को ही चिढ़ाना था, बोल दिया। स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। अर्थात बैलों से प्यार करना बेवकूफ़ी है। इसके अनुसार, स्त्री के अनुसार, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, चाहे खाएं चाहे मरे। अब पत्नी तो चिढ़ गई थी, उसने भी बैलों से बदला लेने के लिए उनके खाने पर ही नजर डाली। वही हुआ मजदूर को, यानी मजदूरों को जो चारा डालते थे उनको कड़ी ताकीद कर दी, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भी बैलों को खाली भूसा ही दिया जाएगा, सूखा भूसा, और उसमें जो खली वगैरह डालते हैं जो को वो नहीं दी जाएगी। जब बैलों ने नाद में मुंह डाला तो सब फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा कि भी थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते। मालकिन बोलते जो है वो मालकिन ने तो उसे निर्देश दिया है, तो वो कहता है कि मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। अरे चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, यानी जब वो कुछ कहेगी तो तुम चुप रहोगे, तुम उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाओगे। तो मजदूर ने भी मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा ये काम। अब कहानी का दूसरा भाग। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आ गया और बैलों को लेकर चला। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोदी ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय दोनों जब घर पहुंचे तो गया ने
दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया और सूखा भूसा डाला। अपने जो बैल हैं उनको खली और चूनी सब कुछ दी, इन दोनों को नहीं दिया, सूखा भूसा दिया। अब इन दोनों बैलों को लगा कि ये तो हमारा अपमान है, ऐसा अपमान तो उनका कभी नहीं हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से कभी छूता भी ना था। उसकी एक टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी आज सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ जहाँ भूसा डाला जाता है वहाँ आंख तक ना उठाए, उसे उसकी तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, लेकिन दोनों ने एक कदम नहीं बढ़ाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया और वह हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आ सकते थे। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा ही दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। और मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर शायद गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही सही है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े देखते रहे। घर के लोग सब भोजन करने लगे और उसी वक्त एक छोटी लड़की हाथ में रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में देकर चली गई। इस एक रोटी से उनकी क्या भूख शांत होती, परंतु चलो, उनको लगा कि इस घर में कोई अच्छा इंसान तो है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे बारती थी और इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता सी हो गई थी। उसने देखा ये बैल भी इस तरह से दुख सह रहे हैं और इनको मारा जाता है और सूखा खाना दिया जाता है, तो उसको लगा जैसे उसका दुख, इनका दुख एक सही हो गया, तो आत्मीयता हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, रात को वही बालिकाओं ने 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? मोती से हीरा ने पूछा। एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो ये प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी, तो मालकिन को ना फेंक दो, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर तो सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ कि इतनी मोटी रस्सी टूटे, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, कैसे भागेंगे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लें, फिर एक झटके में टूट जाएगी। रात में जब लड़की रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियों को चबाने लगे, पर मोटी रस्सी, अच्छी मजबूत रस्सी थी, मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। अचानक घर का दरवाजा खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराम उनके गले की जो फूलदार रस्सी होती है उसको खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती अपनी भाषा में बोला, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेकर वह
लेने के लिए लौटा और दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। वे दोनों सीधे दौड़ते चले गए, उन्हें पता ही नहीं कौन से रास्ते वे दौड़ रहे हैं और जिस परिचित मार्ग से वे आए थे उसका यहाँ कुछ अता पता नहीं था। अंधेरा था, नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों को एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, ऐसा लगता है कि हम तो रास्ता भूल गए। उसने कहा, हाँ तुम भी बेतहाशा भागे और हमें तो उसे वहीं मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, अपना धर्म छोड़ दो, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों बैल इस बात पे सहमत हो जाते हैं। फिर लेकिन होता क्या है कि दोनों भूख से व्याकुल हो रहे हैं। खेत में मटर थी, मटर का खेत था। दोनों चरने लगे। रह कर यह भी देख लेते इधर उधर कि कोई आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया और दोनों मस्त होकर उछलने कूदने लगे। दोनों ने डका लिया कि पेट भर गए थे। फिर सींग मिलाए, एक दूसरे को खेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी गुस्सा आ गया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा कि खेल में अब झगड़ा होने वाला है तो वह किनारे हट गया। दोनों इतने समझदार थे, जहाँ खेल में उन्हें लगता कि मनमुटाव शुरू ना हो जाए या एक को गुस्सा आ रहा है दूसरा चुप हो जाता था। अरे यह क्या, कोई सांड डॉंकते चला आ रहा है। हाँ सांड ही तो है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांकने लगे, इधर उधर देखने लगे। अब क्या करें, सांड तो पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ होना है, यानी मौत को दावत देना है। लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। सांड तो बहुत मजबूत होता है, इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा कि बुरे भय से जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। जान बचेगी क्या? हीरा चिंता में पड़ गया और बोला, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरज़ू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। यही उन्होंने सलाह की कि दोनों भाग चले। लेकिन उसने कहा कि भाई, एक ने कहा कि भागना तो कायरता है, दूसरा बोला तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है, यानी वह तो फरार हो जाएगा, यहाँ से भाग जाएगा। और जो दौड़ा है तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। किस पर? सांड पर। मैं आगे से रगड़ता हूँ और तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसा देना। जान जोखिम है पर कोई दूसरा उपाय नहीं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, ये एक से ही वह भिड़ सकता था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे अवसर ही ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला था तो मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। इस तरह इन दोनों की लड़ाई दिखाई जा रही है, सांड और हीरा मोती की। अब यहाँ पर जब दोनों ने लड़ाई करके सांड को हरा दिया तो वहाँ उसको बेदम छोड़ दिया और विजय के नशे में झूमते आगे चल दिया।